हरियाणा में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल में अनिल विज को जगह मिल सकती है। इसके अलावा मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा मंत्री बन सकते हैं। पूर्व की सरकार में भी मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा मंत्री थे। राव नरवीर की भी मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। आरती राव जो पहली बार विधायक चुनी गई हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा कृष्णा बेदी, हरविंदर कल्याण सरकार में मंत्री हो सकते हैं। रणवीर गंगवा को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो अब जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हो चुका है, तो अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार का गठन किस तरीके से हो, सरकार का स्वरूप किस तरीके से हो। जो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट है, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की सरकार में कैबिनेट में वापसी हो सकती है। मनोहर लाल की सरकार में लगातार 2 टर्म वो नंबर 2 की पोजीशन में थे, लेकिन जब नायब सैनी की ताजपोशी हुई, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त कहा गया कि अनिल विज नाराज हैं और फिर उन्होंने मंत्री बनने से इनकार किया था, मना किया था। लेकिन अब जब नई सरकार बनी है तो उसमें अनिल विज की वापसी हो सकती है। इसके अलावा मूलचंद शर्मा का भी नाम चल रहा है, महिपाल ढांडा, ये सभी पूर्व मंत्री हैं, जबकि कुछ पूर्व मंत्री और हैं जो इस बार चुनाव जीते हैं, उनकी भी सरकार में वापसी हो सकती है। सीधे रुख कर लेते हैं विजय राणा का, जो इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, और उन्हीं से हम कैबिनेट को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। विजय, अमूमन जब कैबिनेट बनता है, जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो उसमें जाति, क्षेत्र, हर समीकरण को साधने की कोशिश होती है। और किस क्षेत्र से कितने मंत्री होंगे, किस जाति से, किस धर्म से कितने मंत्री होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो नए चेहरों की बात करते हैं। नए चेहरों में कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसको नायब सरकार के मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है? देखिए, नए चेहरों की बात करें तो आरती राव का नाम इसमें आता है, जो भाजपा की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ी हैं और जीती भी हैं। इसके अलावा हरविंदर कल्याण, हालांकि हरविंदर कल्याण नया चेहरा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वो नए चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि 3 बार से लगातार वो विधायक चुनते आ रहे हैं घरौंडा से, और पार्टी के तो हालांकि वो पुराने नेता हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल में आते हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब वो मंत्रिमंडल में आएंगे। इसके अलावा श्रुति चौधरी अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो शाम से विधायक बनी है, तो वो भी हालांकि वो भाजपा में भी नया चेहरा है, और अगर मंत्रिमंडल में आती हैं तब भी वो उन्हें नया चेहरा कहा जा सकता है। ये 3 ऐसे नाम हैं जो नए चेहरे जो है सामने आ सकते हैं। राव नरवीर पुराने नेता हैं, हालांकि 2019 में वो सरकार में नहीं थे, लेकिन 2014 में वो कैबिनेट मंत्री थे, और दोबारा फिर चर्चाएं तेज हैं कि उनको कोई अहम जिम्मेदारी इस बार मिल सकती है। तो जो पहले मैंने 3 नाम आपको बताया, हरविंदर कल्याण हालांकि पुराने नेता हैं और 3 बार लगातार विधायक बनते रहे हैं घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से। इसके अलावा आरती राव दक्षिण हरियाणा से आती हैं, और राव इंद्रजीत जो दक्षिण हरियाणा के खुद एक बहुत सीनियर और बड़े नेता हैं, और दक्षिण हरियाणा में भी जो जीत हुई है भाजपा की 11 में से 10 सीटें जो है भाजपा ने जीती हैं दक्षिण हरियाणा में, और उससे राव इंद्रजीत का कद बड़ा है। और इसके अलावा कैबिनेट का जब गठन किया जाएगा तो राव इंद्रजीत से भी सलाह मशवरा ज़रूर किया जाएगा कि उनके विचार भी जाने जाएंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। तो इस हिसाब से माना जा सकता है कि आरती राव को जगह कैबिनेट में मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर हम श्रुति चौधरी की बात करें तो श्रुति चौधरी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई थी, जब किरण चौधरी शामिल हुई थी, और तो शाम से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और अगर हम भिवानी लोकसभा क्षेत्र की पूरे की बात करें, जिसमें चुनाव लड़ा भाजपा ने, और ज़्यादातर सीटों पे भाजपा ने विधानसभा में जीत हासिल की, और उस जीत के साथ ही किरण चौधरी का कद भी पार्टी में बड़ा है। तो कहा जा सकता है कि श्रुति चौधरी को भी कोई ना कोई अहम पद इस वजह से मिल सकता है।
हरविंदर कल्याण की जहाँ तक बात है, हरविंदर कल्याण हालांकि कैबिनेट में अभी तक नहीं रहे, लेकिन लगातार तीसरी बार वो विधायक बनकर आए हैं, तो उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, और एक ही सीट से लगातार वो विधायक बनते रहे हैं। हरविंदर कल्याण हालांकि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता हैं भाजपा के, उनमें वो शामिल हैं, और उसके अलावा नियम कानूनों की जानकारी अच्छी खासी रखते हैं, तो विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर भी बातचीत हरविंदर कल्याण के नाम को लेकर हो सकती है। हालांकि 2019 में जब ज्ञानचंद गुप्ता को स्पीकर बनाया गया था, उस समय भी उनके नाम की चर्चा उसमें चली थी, लेकिन बाद में फिर ज्ञानचंद गुप्ता को स्पीकर बना दिया गया था। तो इस बार हरविंदर कल्याण को या तो स्पीकर बनाया जा सकता है या फिर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी जो पुराने नाम हैं वो नाम है जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं, और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है एक मंत्री के तौर पर वो भी अच्छा रहा है, तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जिसमें जैसा आपने बताया कि जो पहला नाम है वो तो अनिल विज का ही है। अनिल विज 2014 में जब सरकार बनी तब भी मंत्री थे और 2019 में मंत्री थे, और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और इसके अलावा खेल विभाग और तमाम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। युवा मामलों के मंत्री भी वो रहे हैं, तो उन्हें दोबारा जगह मंत्रिमंडल में मिल सकती है, जो लगभग तय माना जाना चाहिए। इसके अलावा मूलचंद शर्मा जो 2019 में परिवहन मंत्री थे सरकार में, और उसके बाद जब मंत्रिमंडल को बदला गया तब उनका मंत्रालय चेंज हुआ। हालांकि कैबिनेट मंत्री वो रहे, और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कहा जाए तो उनका रिपोर्ट कार्ड भी एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड माना जाता है। साथ ही साथ भाजपा के सीनियर नेता तो हैं ही, भाजपा से बहुत पुराने जुड़े हुए नेता तो हैं ही। इसमें एक पक्ष पहलू जरूर है, उस पर भी बात करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार में मंत्री कौन शामिल होगा, और बहुत ऐसे बहुत मंत्री हैं जो चुनाव हारे हैं और उनके पास हाई प्रोफाइल मंत्रालय, तभी तो चेहरों की बात हो रही है। चेहरों के बाद हम उस पर भी नजर होगी कि किसके पास किस विभाग का जिम्मा है। मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि पूर्व में अगर आपने जिस विभाग का कामकाज देखा है, आप नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 से अब तक देख लीजिए, जो पूर्व की सरकारों में जो मंत्री होते हैं, जो पोर्टफोलियो संभालते हैं, अमूमन उनको उसी पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू किया जाता है अनटिल अनलेस उनको प्रमोट करना होता है या डिमोट करना होता है, तो शायद विभागों में फेरबदल किया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस औसत है या औसत से अच्छा है तो आपको कंटिन्यू रखा जाता है। ये एक मोटे तौर पर बात है। अनिल विज साहब की मैं बात जरूर करूंगा। अगर विज साहब की वापसी मंत्रिपरिषद में होती है तो क्या उनको वही नंबर 2 की कुर्सी हासिल होगी या नहीं, और उनका, क्योंकि जब मंत्री परिषद की बात करते हैं और विभागों की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम मानते हैं कि जिसको गृह मंत्रालय मिलता है उसके पास वो नंबर 2 की हैसियत रखता है, तो मंत्रालय भी उनको एलोकेट होता है या नहीं? बिल्कुल। अनिल विज की अगर हम शुरुआत अनिल विज की बात से करें तो ये तो तय जाना चाहिए कि अनिल विज के पास पहले जो मंत्रालय थे, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, तो ये जो 2 मंत्रालय हैं इनकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि अनिल विज को फिर से यही मंत्रालय मिले। और अगर अनिल विज कैबिनेट में आते हैं तो जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय की मांग वो ज़रूर कर सकते हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें वापस अगर दिया जाए तो कैबिनेट में आ सकते हैं, और ये सबसे प्रमुख मंत्रालय। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय पहले वो काम कर चुके हैं, पहले संभाल चुके हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो वित्त मंत्रालय उन्होंने अपने पास ही रखा था। हालांकि 2014 में कैप्टन अभिमन्यु के पास था वित्त मंत्रालय, लेकिन 2019 में जब दोबारा जब सरकार बनी भाजपा की, तब वित्त मंत्रालय मनोहर लाल ने अपने पास रखा था, तो बतौर वित्त मंत्री वही काम कर रहे थे। लेकिन जब नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया गया तब जेपी दलाल को जो है वित्त मंत्रालय दे दिया गया, और उनके पास पहले कृषि विभाग था, कृषि विभाग जो है वो कंवरपाल गुर्जर को दे दिया गया। और इस बार जेपी दलाल भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, कंवरपाल गुर्जर भी नहीं जीत पाए हैं, यानी वित्त मंत्रालय की बात है तो संभावनाएं तो यही है कि मुख्यमंत्री उसे अपने पास रखेंगे या फिर किसी सीनियर अन्य नेता को वित्त मंत्रालय जा सकता है। गृह मंत्रालय की जो पहली चॉइस है वो अनिल विज रहेंगे, या फिर मुख्यमंत्री उसे भी अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम मूलचंद शर्मा की बात करें तो मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री वो रह चुके हैं, उच्चतर शिक्षा मंत्री वो रह चुके हैं। इसके अलावा उद्योग मंत्री का पदभार भी उन्होंने अंतिम 3-4 महीनों में संभाला था। जब मुख्यमंत्री चेहरे को बदला गया था हरियाणा में, उस समय उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया, तो उससे पहले वो परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे। तो ये माना जाना चाहिए कि उन्हें परिवहन, उच्चतर शिक्षा या फिर उद्योग मंत्रालय दोबारा उन्हें दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक नाम और जोड़ना चाहूँगा महिपाल ढांडा का। महिपाल ढांडा हालांकि बहुत पुराने समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं भाजपा के। जब भाजपा संघर्ष की स्थिति में थी हरियाणा में, उस समय से महिपाल ढांडा जुड़े हुए हैं और लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार जीत कर आए हैं। और जब मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया था तब उन्हें पंचायत राज्य मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई थी। तो हो सकता है अब उन्हें फिर से जो है पंचायत विभाग दे दिया जाए, तो ये भी संभावना है। इसके अलावा कृषि विभाग किसे दिया जाता है ये भी। चलिए मैं आपके पास आता हूं। राहुल मिश्रा भी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राहुल, दिल्ली के सियासी गलियारों में हरियाणा में मंत्रिपरिषद को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक भी लॉबिंग तो होती ही है कि किनको मंत्री बनना है। सब लोग अपनी पैरवी भी लगाते हैं, अपने पसंदीदा नेता के पास जाते हैं। तो क्या चर्चा है दिल्ली में हरियाणा में मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बन रही है इस बार फिर से देखा जाए तो बीजेपी की, और बीजेपी इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सबसे ज़रूरी चीज़ रहेगी कि इसमें क्षेत्रवाद का मुद्दा, क्षेत्रवाद के बारे में कहा जाए कि जिन जगहों को अभी तक अनटच्ड थे उन जगहों को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इस बार के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सकता है, उसके साथ महिलाओं की भागीदारी भी, और उसके साथ ही साथ युवा चेहरों को भी यहाँ पर तरजीह दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में, जो हमारी जानकारी सोर्सेज से मिल रहे हैं। तो उन चेहरे, क्योंकि कई एक ऐसे मंत्री भी रहे जो कि उन्होंने हार का सामना किया है, हार उनको मिली है, तो यहाँ कहीं सीधे तौर पे एक नया मंत्रिमंडल, एक ऐसा मंत्रिमंडल लाया जाएगा जो कि युवा भी हो, उसके साथ ही साथ तजुर्बेकार भी हो, और उसके साथ उसमें क्षेत्रवाद की भी, अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर दिखे। उन सभी को यहाँ पर तरजीह दिया जाएगा। और इसमें क्योंकि पिछली बार की आप यदि देखें तो, क्योंकि जजपा के साथ में अलायंस में सरकार यहाँ पर बनी थी, उसमें फिर उसके बाद क्योंकि गठबंधन की कई मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन इस बार क्योंकि आप अपने साथी में सरकार, अपने बलबूते पर आप पूरी तरीके से सरकार यहाँ पर बना रहे हैं, तो एक नया मंत्रिमंडल के साथ साथ एक नया युवा मंत्रिमंडल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उसी को लेकर के पूरी कवायद भी हो रही है। आज सुबह से ही आपने देखा होगा कि तमाम मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली में है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ साथ आप देखें तो वहाँ राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ जब गए तो उसके बाद 2 निर्दलीय विधायक ने वहाँ पर समर्थन की भी बात की, जो कि काद्यान, जो देवेंद्र काद्यान हैं गन्नौर से, उन्होंने समर्थन की बात की। हालांकि वो पहले से ही बीजेपी में रहे हैं और उसके बाद बीजेपी से फिर नाराज़गी, जब उनको टिकट नहीं मिली तो नाराज़गी उनकी हुई, और उसके बाद निर्दलीय उन्होंने फाइट किया और जीत हासिल की, तो लेकिन बीजेपी को समर्थन उन्होंने दिया। उसके साथ ही साथ यदि बात किया जाए तो यहाँ राजेश जून ने भी, जो बहादुरगढ़ से हैं, उन्होंने भी समर्थन यहाँ पर दिया है। तो ये कहीं, क्योंकि लगातार इनकी मुलाकातों का दौर चल रहा है, तमाम अलग अलग नेताओं से ये मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात इन्होंने किया। जब जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात वहाँ पर की तो उस समय संगठन महासचिव भी वहाँ पर मौजूद थे, और जिसमें कि अरुण सिंह भी मौजूद थे और विनोद तावड़े भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक रूपरेखा भी आखिर में, जब शपथ यहाँ पर लिया जाएगा तो शपथ लेने के लिए एक रूपरेखा भी यहाँ पर तैयार की जाएगी कि आखिर में शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके का होगा, उसकी रूपरेखा किस तरीके की होगी, वहाँ पर कौन कौन से डिग्निटरीज उसमें बुलाए जाएंगे, कब शपथ लेना है, और इन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर बातचीत होगी। और ये शपथ ग्रहण को भी लेकर के ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। उसके साथ ही राष्ट्रपति से भी, क्योंकि उन्होंने मुलाकात की, और जब जीतने के बाद इनकी ये पहली मुलाकात है और एक प्रचंड बहुमत आने के बाद ये मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। आज कई नेताओं से और भी ये मुलाकात करेंगे, और जल्द ही सैनी का, जो नायब सिंह सैनी का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा, किनको वहाँ पर मंत्रिमंडल में सम्मिलित कराया जाएगा,
ये सभी अब से कुछ ही समय में या कुछ ही दिन में इसके बारे में पूरा का पूरा क्लियर पिक्चर निकल करके सामने आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, क्योंकि मोटे तौर पर आपने नाम बताया कि कौन कौन संभावित नाम हो सकते हैं, युवा हों, पुराने चेहरे हों, या फिर जो पूर्व में मंत्री थे जिसमें राव नरवीर जैसे लोग हैं जो बीच में जिनको टिकट नहीं दिया गया, और उसके बाद एक छोटा सा संक्षेप में अगर आप 30 सेकंड में जवाब दे पाएँ, उत्तर दक्षिण की भी बहुत बड़ी लड़ाई है, दक्षिण की तरफ से बड़े सुर उठ रहे हैं कि प्रतिनिधित्व तो हमें मिलना चाहिए। क्या डिप्टी सीएम वाला कोई फॉर्मूला हो सकता है इस बार, विजय? बिल्कुल, डिप्टी सीएम के फार्मूले से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2014 में सरकार बनी थी, उस समय हालांकि हरियाणा में कोई डिप्टी सीएम नहीं था, लेकिन जब 2019 में सरकार बनी तो गठबंधन के तहत दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें जो दूसरे राज्यों में कई नई सरकारें बनी हैं, वहाँ पर डिप्टी सीएम का फार्मूले को अपनाया गया, और डिप्टी सीएम का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें किसी भी एक जो सीनियर नेता, पार्टी के सीनियर नेता हों, ये जो सीएम पद के दावेदार तक ऐसे लोग हों, तो ऐसे लोगों को डिप्टी सीएम का पद पार्टी की ओर से दिया जा सकता है। और हरियाणा भाजपा में कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। उससे कहीं ना कहीं सीनियर नेताओं को एक सम्मान भी मिलता है, उन्हें मनचाहा पद भी मिल जाता है। तो एक फार्मूला जो है इस समय वो कई सरकारें अपना रही हैं, और इस बार हरियाणा सरकार भी अपना सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका, और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।